रोजी रोजगार चला करके 60,000 परिवार का चूल्हा बुझाकर आप कह रहे हैं नहीं। चौकीदार वफादार संघ के लोगों को भी राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। पशुपति पारस जी को नहीं मालूम है जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने अपने 19 वर्षों 20 वर्षों के शासनकाल में चौकीदार वफादार संघ के लोगों का ख्याल रखा है, समय समय पर उनका इंक्रीमेंट भी बढ़ाया है। तो जैसे चौकीदार वफादार संघ का मांग है, ठीक उसी प्रकार उनके बेटा को विधानसभा चुनाव लड़ाने का मांग है, भतीजा को सेट करने का डिमांड है। तो चौकीदारों के लिए जो 10,838 पद थे जिन पर नियुक्तियां होनी थी, जो आज 5-5 सालों से 10-10 सालों से जिनके बच्चे VRS लेकर आपके बनाए हुए नियम VRS था, उस VRS को लेकर इंतजार कर रहे थे कि अब हमें सरकार नौकरी देगी, और आपने जनरल वैकेंसी कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रथा खत्म नहीं किया है, वह राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर करके इस समाज को दलित करना चाहते हैं। जो उनसे नहीं जुड़ा है उनकी भावनाओं को भड़का करके विधानसभा में इसका लाभ लेना चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास से। देखिए, बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी जब जब निकलती है तब तब, यानी कि जो सरकार में बैठे हुए हैं लोग, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। वैसे में मुकेश सहनी एक बड़ा बयान दिए कि सरकार हमारी बनने जा रही है, हम बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, आपका जो काम नीतीश सरकार में रुका हुआ है वो काम होने लगेगा। अब इसको लेकर नीतीश सरकार की पार्टी जो है वो बौखला गई है, सीधा हमला कर रही है लालू प्रसाद यादव से लेकर मुकेश सहनी पर, और कह रहे हैं कि कब जीते थे जो अब जीतेंगे, और जो 4 सीट बोल रहे हैं, 40 सीट का दावा कर रहे हैं, वो न होगा, न डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे नीतीश कुमार ने जो बिहार में फैसला लिया और अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी कर दी, उससे नीतीश कुमार काफी खुश है। लेकिन वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका भी लगा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सीधा शुरुआत मुकेश सहनी के बयान से करते हैं। मुकेश सहनी के बयान से इतने बौखलाए क्यों हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपके इंट्रो में जिस बात को आपने रखा है उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं कि जब जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आते हैं तो हाथ पैर फूलने लगता है। भाई, उनकी पार्टी 3 सीट पर लोकसभा चुनाव में लड़ी जी, खाता नहीं खुला जी, एक जगह जमानत जब्त हो गया। तो ये किस गठबंधन की बात कर रहे हैं और किस हाथ पैर फूलने की बात कर रहे हैं? नहीं तो आप सुन लीजिए, जो वस्तु स्थिति है उसको देखिए और उसके बाद बात कीजिए। एक दूसरी बात, पिछले विधानसभा के चुनाव के समय उनको पीठ में छुरा मारा गया था। इस बार मेरा दावा है कि इस बार उनको आगे पीछे दोनों तरफ से छुरा लगेगा। स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इस बात की दुहाई देते नजर आएंगे। कहीं से मुझे वह सीन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पिछले बार 4 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे, जिस बात को वो दोहराते चल रहे हैं मुकेश सहनी जी। तो डॉक्टर लोहिया जो कहा करते थे कि पार्टी संगठन को चलाने के लिए, संगठन को गतिशील बनाए रखने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द को सहना पड़ता है, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, लोगों के साथ जीना पड़ता है, तब संगठन खड़ा होता है और संगठन से लोग जुड़ते हैं। तो ये तो लैम्पलाइट की दुनिया से, बम्बई के बॉलीवुड की दुनिया से आए हुए लोग हैं। इनको गरीबी, गुर्बत और फटे हाल लोगों से तो कोई लेना देना होता नहीं है। इस पे मैं आपको रोकूंगा। आप मुकेश सहनी के लिए कह रहे हैं कि मुंबई से आए हुए हैं, चिराग पासवान भी तो मुंबई से आए हुए हैं, तो उसे आप लोग अपने पार्टी में मंत्री बना देंगे, और महागठबंधन में अगर कोई आ जाए तो आप लोगों को बड़ा चुभ रहा है। नहीं, चिराग पासवान पिछले 3 लोकसभा चुनाव से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन मुंबई से आए ना, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। मुंबई से लौटने के बाद पार्टी संगठन में, लोक जनशक्ति पार्टी में उन्होंने काम किया। उस पार्टी ने उनको उचित समझा तो उनको चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद 3 बार, आज तीसरी बार हाजीपुर की जनता ने उनको लोकसभा में भेजा है। और जब गठबंधन में कोई पार्टी होता है तो मंत्रिमंडल में स्थान देना यह गठबंधन दल
को जो लीड करता है, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गठबंधन दल के लोगों को स्थान देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं पुनः उस बात पर मैं आऊंगा कि जो व्यक्ति लैमलाइट की दुनिया से आया हो, जो बॉलीवुड से आया हो, जो गरीबी से निकल करके अमीरी की दुनिया में चला गया हो, तो पुनः माने गरीबी से निकली हुई पनपी अमीरी बहुत खतरनाक होता है, यह कहावत है। तो गरीब लोगों के बीच में जाने से उनको कौन रोक रहा है? गरीबों के बीच तो जा नहीं रहे हैं, गरीबों से मिलना जुलना तो उनका होता नहीं है। करोड़ों का रथ लेकर के वो बंबई से आते हैं और जनता के बीच जाते हैं। उस करोड़ों के रथ का सोशल मीडिया में प्रचार कराया जाता है, मैं कह रहा हूं, और प्रचार करा करके प्रसिद्धि पाई जाती है। लैमलाइट में रहने का एक नायाब तरीका खोजा जाता है, उसी नायाब तरीका का प्रचार का फैशन का हिस्सा मात्र है। अच्छा, मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो आप कह रहे हैं कि उनके पीठ में तेजस्वी यादव ने खंजर घोंपा था, अब फिर से वैसा हो सकता है? भाई सरकार बनेगी, हाँ ठीक है, भाई सरकार उनकी बनेगी तब ना। सरकार कहाँ बन रही है उनकी? यहाँ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वैकेंसी है कहाँ महागठबंधन के लिए? वैकेंसी रहेगा तब ना कोई एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, आपका बात हम मान लेते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के साथ आप लोगों ने भी तो खंजर घोंपा था। बीजेपी ने खंजर घोंपा है आखिर? बिल्कुल नहीं। मुकेश सहनी जी ने स्वयं अपने कई बयानों में कहा कि अमित शाह जी ने मुझे टेलीफोन किया, टेलीफोन करने के बाद मुझे एनडीए में 11 सीट दिया और सीट के साथ कैंडिडेट भी दिया था। जहां तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो की ना बीजेपी, उसे प्रेशर मैं नहीं कर रहा हूं। मुकेश सहनी ने जिन बातों को कहा मैं वो कह रहा हूं। तो एनडीए में है ना प्रेशर पॉलिटिक्स है ना? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स अभी वो प्रेशर पॉलिटिक्स का क नहीं जानते हैं, ए नहीं जानते हैं मुकेश सहनी जी प्रेशर पॉलिटिक्स का। इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स अभी वो जाने समझे अभी अब ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश सहनी जी का यह सांकेतिक रूप से 2025 का उनके लिए चुनाव है। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार का एक फैसला आता है, खास करके ST/SC समाज के लिए आता है, चौकीदारों के लिए आता है। हकमारी करके नीतीश कुमार बैठ गए, यह आरोप लग रहा है। यह आरोप जो है पशुपति पारस भी लगा रहे हैं और यह आरोप खुद चौकीदार समाज भी लगा रहे हैं। अब जब तक एनडीए के हिस्सा के रूप में पशुपति कुमार पारस जी थे तो इस तरह के सवाल को नहीं उठाते थे। जब एनडीए से स्वयं बाहर होने का निर्णय किया और लालू जी को अपने यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर दावत दिया और दावत देने के बाद इंडिया गठबंधन के हिस्सा के रूप में अब वो शामिल होने जा रहे हैं, तो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए जितना काम किया है आजादी से लेकर के आज तक, माने नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के पहले तक कोई सरकार ने उतना काम नहीं किया था जितना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। पूरे बिहार के सभी जिला हेडक्वार्टर्स में अंबेडकर छात्रावास आज सरकार की पहल से चल रहा है। माने नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के पहले तक कोई सरकार ने उतना काम नहीं किया था जितना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। पूरे बिहार के सभी जिला हेडक्वार्टर्स में अंबेडकर छात्रावास आज सरकार की पहल से चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति के बच्चे रहते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में रहते हैं। उद्यमी योजना से संबंधित राज्य सरकार ने 10 लाख रुपया वैसे भी रोजगार नौजवानों के लिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, सभी के लिए, और 5 लाख रुपया उसमें अनुदान है। अब वह जिले स्तर पर सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य स्तर पर इस तरह की राशि नहीं दी जाएगी। अब जिले में जिला उद्योग विकास पदाधिकारी के यहाँ दीजिए, वहीं से आपको उद्यमी बनने का रास्ता आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी परिवहन है, ये परिवहन योजना की मैं बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार ने पंचायत के स्तर पर ई रिक्शा देने का कार्यक्रम किया। आज उस ई रिक्शा कार्यक्रम से राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार देकर के रोजगार से जोड़ने का काम किया है। रोजी रोजगार चला करके 60,000 परिवार का चूल्हा बुझाकर आप कह रहे हैं नहीं 60,000 परिवार का चूल्हा नहीं बुझा है।
चौकीदार वफादार संघ के लोगों को भी राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। पशुपति पारस जी को नहीं मालूम है, क्योंकि उनको पासवान के नाम पर राजनीति करना है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने अपने 19 वर्षों 20 वर्षों के शासनकाल में चौकीदार वफादार संघ के लोगों का ख्याल रखा है, समय समय पर उनका इंक्रीमेंट भी बढ़ाया है, लेकिन अब चूंकि राजनीति है, लोक विधानसभा का चुनाव है, अरे सुनिए ना विधानसभा का चुनाव है, तो जैसे चौकीदार वफादार संघ का मांग है, ठीक उसी प्रकार उनके बेटा को विधानसभा चुनाव लड़ाने का मांग है, भतीजा को सेट करने का डिमांड है। उनके ऊपर भी तो प्रेशर है। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर है। उनकी बात अगर हम हटा दें तो चौकीदारों के लिए जो 10,838 पद थे जिन पर नियुक्तियां होनी थी, जो आज 5-5 सालों से 10-10 सालों से जिनके बच्चे VRS लेकर आपके बनाए हुए नियम VRS था, उस VRS को लेकर इंतजार कर रहे थे कि अब हमें सरकार नौकरी देगी, और आपने जनरल वैकेंसी कर दिया। बरसों से जो प्रथा चली आ रही थी उसे खत्म कर दिया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रथा खत्म नहीं किया है, वह राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर करके इस समाज को दलित करना चाहते हैं, जो उनसे नहीं जुड़ा है, उनकी भावनाओं को भड़का करके विधानसभा में इसका लाभ लेना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस डीएम को आदेश पशुपति पारस जी कर दिए कि आप लोग वहां पे चिन्हित कीजिए। डीएम को आदेश जा चुका है सचिवालय की ओर से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब हम मान ले कि चौकीदारों को हक और न्याय मिलेगा। एकदम हक न्याय मिल रहा है, मिलेगा नहीं, फिर आप उल्टा करें, मिल रहा है, आगे भी उसको मिलते रहेगा। 10,838 पद, अरे आगे भी मिलते रहेगा। आप इसका जवाब दे दीजिए। 10,838 पद का जो वैकेंसी रुका हुआ है, वर्षों से रुका हुआ है, जिसको लेकर इंतजार चल रहा है, ये कब पूरा हो जाएगा? पूरे देश में बिहार सरकार से ज्यादा कोई नौकरी दे रही है? पूरे देश के लोग बिहार में आ रहे हैं परीक्षा देने नौकरी का, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, अरे सोचिए, शिक्षक बहाली हो, व्याख्याता बहाली हो, मेडिकल का बहाली हो, कृषि का बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, दारोगा की बहाली हो, ये आमीन की बहाली हो, इतने सारे वैकेंसीज आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख का लक्ष्य रखा था, 8 लाख 9 लाख के करीब पहुंच चुका है। अब उसको 12 लाख मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। 12 लाख के करीब हम चुनाव के पहले रोजगार, सरकारी नौकरी हम लोगों को दे रहे होंगे। अब चूंकि पारस जी बेरोजगार, पारस जी राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं, पिता पुत्र भतीजा सबको अभी राजनीति में उनको सेट करना है, इसीलिए एक तरफ रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ निकाल भी तो रहे हैं आप रोजगार से। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। आप लोग गलत दिशा में मत जाइए। राज्य सरकार जिस प्रकार से नौजवानों की भलाई के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जिस प्रकार जिस तन्मयता के साथ नीतीश कुमार जी काम करते हैं, वह अद्वितीय है। चलिए ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं, तमाम सवालों का जवाब जो है बेबाकी से दे तो रहे थे। मेरे पीछे आपको नीतीश कुमार की तस्वीर भी नजर आ रही होगी, जिसमें नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का दावा है कि इसी तरीके से बिहार मुस्कुरा रहा है, लेकिन बिहार में जो चौकीदार समाज है, उनके घर में अगर जाएंगे तो आपको आंसू ही आंसू नजर आएगा, घर की बुझती हुई चूल्हा नजर आएगी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि सब सही है, आंख बंद करके भरोसा कीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये भरोसा कब तक कायम रहती है, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है, तैयारी जो है वो तेज है। तो ऐसे में चौकीदार परिवार भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इस प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।